कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। दच को तुषार की हालत देखकर उसे हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके उसी तरह बोलता है, ठीक है, अच्छी बात है, तू मेरी बहन को लाइक नहीं करता, फिर तो मेरे लिए अच्छा है। जैसे ही तुषार ये सुनता है तो बोलता है, तेरे कहने का क्या मतलब है? तभी दच तुषार की तरफ देखकर बोला, मैंने अपनी बहन के लिए। वो अभी इतना ही बोल पाया था कि जिसे सुनकर तुषार हैरान रह गया। दच तुषार की तरफ एकटक देख रहा था और हर सेकंड उसके भाव को बदलना भी नोटिस कर रहा था। तुषार बहुत ही घबराया हुआ था, जिससे वो कुछ बोल नहीं पाया। तभी दच उसके पास आकर बोला, तब ठीक है, जब तुम मेरी बहन को पसंद नहीं करते हो तो मैंने भी एक फैसला ले लिया है। ये सुनते ही तुषार की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो दच की तरफ देखते हुए बोला, क्या मतलब? क्या फैसला लिया है तूने? दच उसी तरह अपने होठों पर एक स्माइल लिए हुए बोला, मैंने अपनी बहन के लिए एक लड़का ढूंढ लिया है, मिस्टर वर्मा का बेटा। तो उनके बारे में तो जानता ही होगा। जैसे ही तुषार ने ये सुना कि दच ने पंखुड़ी के लिए एक लड़का ढूंढा है, तो उसके मानो पूरा शरीर का खून ही सूख गया। वो एकदम सुन्न सा पड़ गया था और कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी दच की आगे की बातें उसके कानों में सुनाई दी। दच बोला, मिस्टर वर्मा जो हमारे नए प्रोजेक्ट में पार्टनर है, उनका बेटा मेरी पंखों को बहुत चाहता है। आज से नहीं, वो कॉलेज टाइम से ही पंखुड़ी को चाहता है। इसलिए मिस्टर वर्मा ने आगे से आकर अपने बेटे के लिए पंखुड़ी का हाथ मांगा है। पहले मैं इसलिए चुप था क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं तू पंखुड़ी में इंटरेस्टेड है, पर तेरी बातों और हाव भाव को देखकर साफ पता चल रहा है कि तुझे मेरी बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ठीक है, अब मैंने सोच लिया है कि मैं मिस्टर वर्मा को हाँ कह दूंगा। जैसे जैसे दक्ष की बातें तुषार के कानों में पड़ रही थी, वैसे वैसे उसके पूरे शरीर सुन्न पड़ने लग रहे थे। उसका दिमाग बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। उसके होंठ कांप रहे थे, जिस कारण वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। दस बड़े ही गौर से तुषार के एक एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था और उसके होठों की स्माइल गहरी होती जा रही थी। वो उसी तरह चेयर पर से उठा और तुषार के पास जाकर बोला, वैसे वर्मा जी का बेटा भी कमाल का है, उसका बिजनेस में काफ़ी नाम है। एक सच बात बताऊं, मैं उससे इम्प्रेस भी हूँ। इसलिए अब मैं अपने पंखों और उसके रिश्ते में थोड़ा सा भी देरी नहीं करूँगा। जैसे ही पंखुड़ी अस्पताल से डिस्चार्ज होगी, उसके एक हफ्ते बाद ही मैं उसके और वर्मा जी की बेटी की एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट कर दूंगा। ये कहते हुए वो अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए हुए तुषार से दूर हुआ और उसी तरह स्माइल करते हुए रूम से बाहर चला गया। तुषार अभी भी अपनी जगह पर सुन्न सा बैठा हुआ था। वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। जैसे ही ये सुनता है कि दच ने ये सोच लिया है कि पंखुड़ी के डिस्चार्ज होते ही उन दोनों की एंगेजमेंट करा देगा, उसके हाथों की दोनों मुट्ठियां बन जाती हैं। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगती हैं। वो गुस्से से टेबल पर हाथ मटकते हुए बोलता है, नो नो नो, दच, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी पंखू को किसी और को नहीं दे सकते। वो मेरी है और सिर्फ मेरी। मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए तुषार रूम में चारों तरफ देखा तो दच वहाँ कहीं भी नहीं था, क्योंकि दच वहाँ से जा चुका था। वहीं तुषार बहुत ही बौखलाया हुआ था। वो गुस्से से अपने बालों को नोचते हुए बोला, नो दच, तुम अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैंने ऐसे बोला, पर मैं पंखुड़ी को बहुत चाहता हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे पंखुड़ी को पाना ही होगा। मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकता। तुषार बार बार यही बोले जा रहा था। वहीं दच रूम की डोर के बाहर खड़े होकर तुषार की एक एक बातें बड़े ही गौर से सुन रहा था और इसके होठों की डेविल स्माइल और भी गहरी होती जा रही थी। वो उसी तरह स्माइल करते हुए सिगरेट का आखिरी कस लिया और अपने जूतों से सिगरेट को रगड़ते हुए कॉरिडोर से होकर बाहर आया। वो तुरंत आगे बढ़ने लगता है, तभी अचानक ही उसे फ़ोन पर हुई बातें याद आ गई। तो कदमों की रफ्तार को बढ़ाते हुए एक पल में हॉस्पिटल से बाहर आया और तुरंत अपने कार में बैठकर फुल स्पीड में कार को आगे बढ़ा दिया। दच अभी भी कार को फुल स्पीड में बढ़ा रहा था और उसके कानों में सेरा की बातें गूंज रही थी। ये सब सोचकर उसके चेहरे के भाव बिल्कुल भी बदल गए। जहां अभी कुछ सेकंड पहले तुषार को चिढ़ाने वाले एक्सप्रेशन थे, वहीं अब उसके चेहरे पर गुस्से और क्रोध के भाव आ गए थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए थे।
वो कार की स्टीयरिंग को पकड़े हुए तेज स्पीड में चल रहा था और उसके दिमाग में इस वक्त बहुत ही चीज चल रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। अगर उसके सामने उसका दुश्मन आ जाए तो वो 2 सेकंड में ही अपनी आंखों से जलाकर उसे राख कर देगा। इस वक्त उसकी आंखें आग उगल रही थी। करीब 30 मिनट बाद दच की कार वापस से उसी जगह पहुंची जहां से वो सुबह निकला था। वो सुनसान एरिया में जाकर किसी जंगल में एक बंगले के पास पहुंचकर उसकी डोर पर अपनी उंगली से प्रेस किया। जैसे ही प्रेस किया तुरंत डोर ओपन हो गया और वो अपने लंबे कदमों के साथ आगे बढ़ गया। वहीं अंडरग्राउंड में जाकर जैसे जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था उसके कानों में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उन आवाज़ों को सुनकर उसकी आंखें और भी सर्द होती जा रही थी और उसके हाथों की मुट्ठियां बन रही थी। वो तुरंत उसी रूम में गया जहां लोगों को टॉर्चर किया जाता था। दच अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए उस रूम में पहुंचा। दच उस रूम में जैसे ही घुसा वहां पर जिसकी भी आवाज़ आ रही थी वो दच को देखकर घबराने लगी। एक औरत थी जो चिल्ला रही थी कि तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अगर मेरे पति को पता चला तो वो तुम सबको बर्बाद कर देंगे। ये कहते हुए चिल्लाए जा रही थी। जैसे ही उसकी नज़र दच पर पड़ी वो डर से कांप गई। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे कई बार टॉर्चर किया गया है और बहुत बुरी तरह से मारा गया हो। दच उसी रूम में सोफे पर पैर पे पैर चढ़ाकर बड़े ही आलीशान तरीके से जाकर बैठ गया। उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, तुम अपने हस्बैंड की धमकी दे रही हो? डू यू नो हु एम आई? यू नो आई एम दक्ष खन्ना, द वर्ल्ड टॉपर बिजनेसमैन और इसके साथ ही साथ अंडरवर्ल्ड किंग। मैं चाहूँ तो अपनी एक उंगली के इशारे से तुम्हारे पति को क्या तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा सकता हूँ। जैसे ही दच ने ये बोला तो वो औरत पूरी तरह से कांप गई और चेहरा बिल्कुल भी पीला पड़ गया। वो चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी और कुछ सेकंड बाद वो हिम्मत करके बोली, पर अगर तुम मेरे खानदान को ख़त्म करोगे तो साथ में तुम भी ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि उस खानदान से जुड़े लोग तुम्हारे अपने भी हैं। ये कहते हुए दच की तरफ देखने लगी। दच ने जैसे ही ये सुना उसके हाथों की मुट्ठी बन गई और वो आगे बढ़ा। वहीं रखे एक बाउल में से मिर्ची पाउडर उठाया और कुछ सेकंड बाद ही उस औरत की चीख पूरी रूम में गूंज उठी। दच जो कि उस औरत की बातें सुनकर गुस्से से लाल हो गया था और वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, वो तुम्हारी फैमिली में नहीं आती है क्योंकि वो सिर्फ मेरी फैमिली में है और मेरी ही रहेगी। वो जब से पैदा हुई है तब से आज तक वो सिर्फ मेरी थी। ये सुनते ही एक पल के लिए वो औरत चौंक जाती है और अपनी आंखें बड़ी किए दच की तरफ देखने लगती है, जिस पर दच अभी भी उसे गुस्से से घूर रहा था और उसके हाथों की मुट्ठी बनी हुई थी। वो औरत हैरानी से दच की तरफ देखकर बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? दच उस औरत से दूर हुआ और वहीं टेबल पर रखे बाउल में से मिर्ची पाउडर लिया और उसके पूरे चेहरे पर लगा दिया और उस औरत की दर्दनाक चीख पूरे रूम में गूंज उठी। वो दर्द से छटपटा रही थी और बार बार अपने हाथों से चेहरे पर लगे मिर्च को साफ करने की कोशिश कर रही थी, पर वो जितना साफ करने की कोशिश कर रही थी उतना ही वो उसके चेहरे पर लगते जा रहे थे। फिर उसे और भी ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि काफ़ी टॉर्चर करने के कारण कई जगह कट के निशान थे जिस पर मिर्च पाउडर लगने से उसकी जान निकल रही थी। वो औरत दर्द से छटपटा रही थी और चीखे जा रही थी। वो चीखती हुई बोली, छोड़ो मुझे, साफ करो मेरा मुंह, आह मैं मर जाऊंगी, आह बचाओ मुझे। ऐसे ही वो औरत चिल्लाई जा रही थी। वहीं उस औरत को चिल्लाते हुए दर्ज बिना किसी भाव के देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उस औरत को दर्द में देखकर उसे बहुत ही सुकून सा महसूस हो रहा हो। वो अपने हाथों को अच्छे से झाड़ा और फिर अपने हाथ को आगे की तरफ फैलाया तो वहीं पास में खड़ा शेरा उसे टिश्यू पेपर दिया। दक्ष टिश्यू पेपर लेकर अपने हाथों की एक एक उंगलियों को अच्छे से साफ किया। दक्ष वहीं रखे सोफे पर बैठ गया और पैरों पर पैर चढ़ाते हुए उस औरत की तरफ देखने लगा जो अभी भी दर्द से छटपटा रही थी और अपने चेहरे पर लगे हुए मिर्च को हटाने की कोशिश कर रही थी और उसे साफ करने के लिए लोगों को चिल्लाती रही। करीब 20-25 मिनट तक वो उसी तरह चिल्लाती रही जब उसे धीरे धीरे थोड़ा सा राहत हुआ और उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। फिर वो अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए बोली, बहुत पछताओगे तुम दक्ष खन्ना, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। मेरे हस्बैंड को जब ये मालूम पड़ेगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। दक्ष उस औरत की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, रियली मिसेस अंजलि शर्मा, मैं भी देखना चाहूँगा कि तुम्हारे हस्बैंड क्या कर सकते हैं। उन जैसों को तो मैं अपने जूतों की नोक पर रखता हूँ। उनकी क्या औकात जो दक्ष खन्ना को छू भी सके।
वो मेरा बुरा करना तो दूर, वो मेरी परछाई भी नहीं छू सकता है। ये सुनते ही अंजलि एक पल के लिए कांप सी गई। वो हिम्मत करके बोली, आखिर तुम क्यों मुझे मार रहे हो? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? दच गुस्से से अंजलि को घूरते हुए बोला, क्या किया है तुमने मेरे साथ? रियली? तुम सच में ही जानना चाहती हो? तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या किया है? तुम मेरी वाइफ को मारने की कोशिश की हो और उसके चक्कर में मेरी बहन पूरी कंडीशन में हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है, तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। वो तो तुम शुक्र मनाओ कि मेरी आरोही को चोट नहीं लगी, वरना मैं उसी पल तुम्हें जान से मार देता। तभी अंजलि डरते बोली, नहीं नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है दच, तुम मुझे गलत समझ रहे हो मिस्टर खन्ना। ये सुनते ही दच गुस्से से वहीं रखे टेबल पर एक झटके में लात मारते हुए गिरा दिया। उस पर रखा सामान इधर उधर बिखर गया और तेज आवाज के साथ वो टेबल जो ग्लास का था वो चूर चूर हो गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, गलत फहमी? और मुझे? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, लोगों की तरह नहीं हूँ जो गलत फहमी को पाल कर जिंदगी भर जीता हूँ। मैं हकीकत में जीता हूँ और हकीकत यही है, ये सब प्लान किया गया है। वैसे मैं ये जान सकता हूँ कि ये सब प्लानिंग किसके लिए की गई है? मिसेस अंजलि एक पल के लिए डर जाती हैं, पर जैसे ही वो दच की बात सुनती हैं वो चाह कर भी कुछ नहीं बोलती हैं। अपनी बेटी के लिए भी डर लग रहा था। उन्हें डर लग रहा था कि क्या करूं, उन्होंने अगर ये बता दिया तो ये सब उन्होंने अपनी बेटी के लिए किया, तो दच अभी उसके साथ क्या करेंगे? भले ही मायरा ने अपनी माम को एक किनारे कर दिया हो और मतलब के समय ही उन्हें पूछती हो, लेकिन मतलब निकल जाने के बाद उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती हो। फिर भी मायरा उनकी बेटी है, तो भला वो अपनी बेटी से कैसे दगाबाजी कर सकती है? एक कहावत है ना, पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं पर माता कुमाता नहीं हो सकती। वही हाल मिसेस अंजलि का था। वो मरने की कगार पर पहुंच गई थी और उनके सिर पर तलवार लटकी हुई थी। फिर भी वो अपनी बेटी को बचाने में लगी हुई थी। वो तुरंत हड़बड़ाते हुए बोली, देखो, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। मुझे तो लगता है वो आरोही नहीं। अंजलि जी अभी इतना ही बोल पाई थी कि एक चाटा खींच के उनके गालों पर लगा और वो मुंह के बल फर्श पर गिर गई। वो चाटा इतना जोरदार था कि दच की 5 उंगलियों के निशान उनके गाल पर निशान बन गए। वहीं मिसेस अंजलि अपनी आंखों को फड़फड़ाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल कर देखी तो दच गुस्से से उनके पास खड़ा था और इस समय दच नर के देवता की तरह जैसा लग रहा था। दच को इस तरह से देखकर अंजलि का बुरा हाल था। वो डर से कांपने लगी थी और अपने एक हाथ को गाल पर रख के दर्द के कारण तड़प रही थी। वो तड़पती हुई आवाज में बोली, देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, वो मुझसे गलती हो गई। ये सुनते ही दच एक चाटा और खींचकर अंजलि की गाल पर मारा और बोला, गलती? दच खन्ना के रूल में गलती के लिए हमेशा इंसान को सजा मिलती है, ना कि माफ़ी। और तुमने तो वो गलती की है जिसके लिए माफ़ी तो मुश्किल ही है, बल्कि सजा भी दर्दनाक मिलने वाली है। ये कहते हुए वो उसके सिर को एक झटके में दीवार पर दे मारा। अंजलि दर्द से तड़पते हुए हाथों को सिर पर रख लेती है और चिल्ला उठती है। तभी दच वहां से उठा और सेरा की तरफ देखते बोला, बहुत शौक है इसे लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का और सबको मारने का, साथ ही साथ लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलने की। तो अब इसकी इज्जत को तार तार करने का समय आ गया है। ये सुनते ही सेरा भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है और अपनी आंखें बड़ी किए हुए दच की तरफ देखने लगता है। इस वक्त दच बहुत बेरहम लग रहा था। दच जो बिना किसी भाव के अंजलि को घूर रहा था, वहीं अंजलि जी दच की बात सुनती है तो डर से कांप जाती है और डरती हुई आवाज में बोली, नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर खन्ना, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। दच बोला, सिर्फ आरोही की मॉम को मारकर उसकी डैड के साथ ही सोना पसंद करती है? मैंने तो सुना है तुमने कईयों के साथ रात बिताई है, तो जब पहले से ये एक्सपीरियंस है तो वापस उसे कंटिन्यू कर लिया जाए। वैसे काफ़ी टाइम हो गया होगा तुम्हें। आई एम श्योर यू एंजॉय इट। ये कहते हुए वो तिरछी मुस्कान लिए सेरा की तरफ देखा। सेरा दच की बातों का मतलब अच्छे से समझ गया और हाँ में अपना सिर हिला दिया। दच वहाँ से जाने लगा तभी एक साथ कई गार्ड्स रूम में आए जो दिखने में काफ़ी खतरनाक लग रहे थे। वहीं अंजलि जी को अपनी फड़फड़ाती हुई आंखों से खोल कर देखी तो सामने इतने सारे गार्ड्स को देखकर डर से कांप गई। इससे पहले वो कुछ कर पाती उससे पहले ही सारे गार्ड्स उसके ऊपर टूट पड़े। वहीं दच रूम से बाहर आया तो अंजलि की तेज दर्दनाक चीखें रूम में गूंजने लगी जो दच के कानों तक पहुंच रही थी, जिसे सुनकर दच मुस्कुराते हुए विजिल बजाने लगा। वो सीटी बजाते हुए बगल वाले रूम में गया और सावर के नीचे खड़ा हो गया
और इस वक्त उसकी आंखों में अलग ही चमक, जुनून और पागलपन दिखाई दे रहा था। रात का समय। हॉस्पिटल में इस वक्त दस की फैमिली में से पंकुड़ी के पास कोई नहीं था। सिर्फ आरोही उसके पास बैठी हुई थी। वो पंकुड़ी को हल्का डिनर करा के, जो कि हॉस्पिटल की तरफ से ही प्रिस्क्राइब किया गया था, और उसे दवा देती है, जिससे पंकुड़ी कुछ ही देर में नींद के आगोश में चली जाती है। वहीं आरोही उसी वार्ड में रखे सोफे पर बैठी हुई थी और दस का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते ही अचानक उसकी आंखें लग जाती हैं, पर कुछ देर बाद उसे प्यास का महसूस होता है और वो पानी पीने के लिए उठती है। वो वार्ड में रखे जग को उठाकर देखती है तो उसे बिल्कुल भी पानी नहीं रहता है। ये देखकर वो जल्दी से उसी जग को लिए हुए वार्ड से बाहर आती है और पानी के लिए इधर उधर ढूंढने लगती है। वो कॉरिडोर से होते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। उसी समय एक मास्क मैन पंखुड़ी के वार्ड का डोर ओपन कर अंदर आता है, जिसने ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी थी और अपने हाथों और चेहरे को कवर कर रखा था। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो कौन इंसान है, क्योंकि उसने पूरी तरह से खुद को ढका हुआ था। वो अपने पैरों को दबाती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसकी नज़र बेड पर लेटी पंखुड़ी पर जाती है, जो बड़ी ही सुकून से सो रही थी। उसे देखकर ना जाने क्यों उस शख्स की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वो गुस्से से लाल आंखों के साथ वो पंखुड़ी को घूरने लगता है, जिस बात का आभास ना ही पंखुड़ी को था ना ही आरोही को। आरोही, जो कि अभी भी पानी के लिए आगे बढ़ गई थी और वो पंखुड़ी के वार्ड से दूर थी, इसी का फ़ायदा उठाकर वो मास्क मैन वहाँ आता है और वहीं पंखुड़ी के हाथों में लगे डिक के बॉटल में एक इंजेक्शन लगाता है। वो इंजेक्शन कैसा था वो आप लोगों को जल्दी ही आगे पता चलेगा। वो इंजेक्शन लगाकर बहुत खुश था। उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, पर उसकी आंखों से शैतानी मुस्कान साफ समझ आ रही थी कि वो इस काम को करके बहुत खुश है। वो जल्दी से इंजेक्शन लगाकर जाने लगता है, क्योंकि उसे आभास होता है कि आरोही वार्ड के अंदर आ रही है। वो जल्दी से वार्ड से निकलकर पीछे के रास्ते से वहाँ से भाग जाता है। वहीं आरोही वापस से वार्ड के अंदर आती है और जग का पानी टेबल पर रख कर उसमें से एक गिलास पानी पीकर राहत की सांस लेते हुए बोली, ओह थैंक गॉड, पानी तो मिला, आप जाकर थोड़ी प्यास बुझिए। ये कहते हुए वो सोफे पर बैठ जाती है। अभी इस वक्त वो दच का इंतजार कर रही थी और घड़ी की तरफ देखती है, जिसमें रात के 1 बज चुके थे। उसे बहुत ही हैरानी होती है कि दच अभी तक क्यों नहीं आया। वो काफ़ी देर तक दच का इंतजार करती रहती। तभी अचानक उसकी नज़रें वहीं बेड पर लेटी पंखुड़ी पर जाती है, जो कि अब लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी सांसें उखड़ रही हों। ये देखकर आरोही घबरा जाती है और जल्दी से वार्ड के बाहर आकर डॉक्टर को बुलाने जाती है। वहीं कुछ दूर उसे नर्स दिखाई देती है, तो उससे बोलती है कि जल्दी चलिए, पंखुड़ी को कुछ हो गया और जल्दी से उसे चेक कीजिए। आरोही के कहने पर वो नर्स तुरंत वार्ड में पहुंचकर पंखुड़ी को चेक करने लगती है। तभी आरोही को पंखुड़ी की हालत देखकर घबराहट होने लगती है और वो नर्स से कहती है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। तब आरोही की बात सुनकर नर्स कहती है, डॉक्टर अभी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी कर रहे हैं। नर्स की मुझे ये बात सुनकर आरोही और घबरा जाती है। नर्स उसे कुछ देर चेक करने के बाद बोलती है, जरूर इनके साथ कुछ हुआ है। क्या आप जानती हैं कि इनके साथ क्या हुआ है? नर्स के ऐसा बोलने पर आरोही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है और बोलती है, नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानती इस बारे में। मैं तो अभी वो इतना ही बोलकर चुप हो जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि कुछ देर पहले वो वार्ड में पंखुड़ी को अकेले छोड़कर चली गई थी। वो डर के कारण कुछ बोल ही नहीं पाती है, लेकिन वो नर्स आरोही के चेहरे की तरफ ही देखती रहती है और उसके जवाब का इंतजार करती रहती है। तभी एक दूसरी नर्स जिसे आरोही ने बुलाया था, वो डॉक्टर को अपने साथ लेकर वार्ड के अंदर आती है। तो डॉक्टर सभी को बाहर जाने के लिए कहते हैं। वो देखते हैं कि पंखुड़ी की हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि उसके पल्स धीरे धीरे डाउन हो रहे थे और मशीन में अलग अलग तरीके की आवाज़ आने लगी थी। डॉक्टर आरोही की तरफ देखकर बोले, आप मैम प्लीज़ वार्ड से बाहर जाइए, क्योंकि मुझे इन्हें चेक करना होगा। आरोही ये सुनकर हाँ में सिर हिलाती है और घबराई हुई वार्ड से बाहर आ जाती है और वार्ड के बाहर आकर कॉरिडोर में ही इधर उधर घूमने लगती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं और वो खुद को ही कोसते हुए बोली, मैं क्यों पंखुड़ी को अकेले छोड़कर बाहर गई? मैं चाहती तो किसी और से भी पानी मंगा सकती थी। मुझे पंखुड़ी को इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। ये कहते वो खुद को कोसे जा रही थी और रोए जा रही थी। वहीं अंदर डॉक्टर पंखुड़ी की हालत को देखकर घबराए हुए थे और वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उसे क्या हुआ। अचानक वो बॉटल को चेक करते हैं और उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। जो सिम्टम उन्हें दिखाई पड़ते हैं उसे देखकर वो घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी पंखुड़ी का इलाज करने लगते हैं। वहीं आरोही कॉरिडोर में बैठी हुई बस रोए जा रही थी। तभी अचानक से उसे अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस हुआ और वो
पीछे मुड़कर देखती है तो कोई और नहीं दक्ष खड़ा था। दक्ष को देखती ही आरोही झट से उसके सीने से लग जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। दक्ष उसके बालों को सहलाते हुए बोला, वाई आर यू क्राइंग। वहीं आरोही रोते हुए सब कुछ धीरे धीरे बता देती है और दक्ष ये सुनता है तो एक पल के लिए गुस्सा हो जाता है। आखिर पंखुड़ी को अचानक क्या हो गया, आरोही ये नहीं बता पाती कि कुछ देर के लिए बाहर गई थी, ये बताना भूल जाती है। वहीं दक्ष ये सोचकर हैरान रहता है और आरोही को समझाते बोला, डोंट वरी वाइफी, कुछ नहीं होगा उससे, माई सिस्टर इज सो स्ट्रॉन्ग। ये कहते हुए वो सांत्वना देने लगता है, लेकिन मन ही मन उसे डर लग रहा था और साथ ही साथ उसे अंजलि पर भी गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाए और उसको ऐसी सजा दे कि उसकी 7 पुश्तें कांप जाएं। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी और वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखा था। वहीं आरोही रोई जा रही थी और वार्ड की तरफ देख रही थी। करीब 4 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और सुबह के 5 बज गए थे। डॉक्टर बाहर आते हैं, दक्ष आरोही उसके पास जाकर पूछते हैं तो डॉक्टर बड़े ही सीरियस फेस के साथ उन दोनों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, हमने बहुत कोशिश की पर हम कुछ नहीं कर पाए। इतना कहकर वो चुप हो जाते हैं। डॉक्टर की इतनी बातें सुनकर दक्ष आरोही घबरा जाते हैं और डॉक्टर आगे कुछ बोलता है जिसे सुनकर दक्ष आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी डॉक्टर बोलते हैं, हम उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की पर हम उन्हें बचा नहीं पाए, वो कोमा में चली गई। ये सुनकर दोनों ही हैरान रह जाते हैं और दोनों को समझ नहीं आता है कि अचानक ही पंखुड़ी को ये क्या हो गया जो वो कोमा में चली गई। वो तो बिल्कुल ठीक हो गई थी और खा पी रही थी, सभी से बातें भी कर रही थी। ये सोचकर दक्ष तुरंत डॉक्टर से कॉलर को पकड़कर गुस्से से झकझोरते हुए बोला, हाउ कैन डू दिस, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरी बहन तो बिल्कुल ठीक हो गई थी, फिर वो कोमा में कैसे चली गई। डॉक्टर खुद को छुड़ाने के लिए धीरे से दक्ष के हाथों को पकड़कर बोला, प्लीज़ कंट्रोल मिस्टर खन्ना, खुद को संभालिए। मुझे पता है आप बहुत गुस्से में हैं, पर आपकी बहन की जो कंडीशन है उससे वो बच गई, यही बहुत है। हमें तो यहाँ तक लग रहा था कि शायद हम उन्हें बचा भी ना पाते। ये सुनते ही दक्ष तुरंत धीरे से डॉक्टर के कॉलर को छोड़ता और कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, प्लीज़ एक्सप्लेन। ये सुनते ही वो डॉक्टर तुरंत बोलता है कि आपकी बहन को कुछ देर पहले ही कुछ इंजेक्ट किया गया है, जिसके कारण उनके शरीर में जहर पूरी तरह से फैल गया है और उनका शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है और वो कोमा में चली गई हैं। ये तो अच्छा हुआ कि नर्स ने हमें जल्द से जल्द यहाँ बुला लिया और मैं सर्जरी को बीच में छोड़कर यहाँ आ गया था, वरना शायद हम आपकी बहन को बचा भी नहीं पाते। ये सुनते ही दक्ष और आरोही दोनों ही शौक रह जाते हैं। दक्ष की नज़र आरोही पर चली जाती है क्योंकि वो यही जानता रहता है कि आरोही पूरे टाइम इस वार्ड में थी। वहीं आरोही दक्ष को खुद की तरफ देखते हुए घबराने लगती है और मन ही मन उसे एक अजीब सा डर सा बैठ जाता है। वो सोचने लगती कि अचानक दक्ष को क्या हो गया, वो उसे इस तरह से क्यों देख रहा है। वहीं डॉक्टर अपनी बात कहकर वहां से चले जाते हैं। दक्ष तुरंत आरोही को पकड़कर कंधों से झकझोरते हुए बोला, हाउ कैन डू दिस वाइफी। ये सुनते ही आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो सोचती है कि आखिर दक्ष उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है, वह ऐसा क्यों करेगी। वो तुरंत बोलती है, दक्ष जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। दक्ष बोलता है, आई नो कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, पर यह कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे रहते हुए कोई इंसान आया और पंखुड़ी को कुछ करके चला गया, तुम्हारे रहते हुए ये सब किसने किया। ये सुनते ही आरोही घबराती हुई धीरे से बोली, वो मुझे कुछ देर पहले ही प्यास लगी थी और मैं पानी पीने के लिए बाहर निकली थी। ये सुनते ही दक्ष गुस्से से अपने हाथ को उठाता है पर किसी तरह से खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, नो हाउ कैन डू दिस, तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी बहन आज इस कंडीशन में है। तुम्हें नहीं पता तुमने आज क्या किया है। वो गुस्से से तमतमाते हुए एक झटके में आरोही को छोड़ता है, फिर दांत पीसते हुए आगे बोला, मुझे नहीं पता है तुम इतनी बड़ी लापरवाह होगी। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली। मैं तुम्हें एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल गर्ल समझता था और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता था, पर तुम तो एक नंबर की बेवकूफ़ और बुद्धू निकली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे रिलेशन बनाने के बाद मेरी फैमिली को ये सब सहना पड़ेगा। ये सब कुछ दक्ष गुस्से से बोले जा रहा था। वहीं आरोही को ये सब बातें अंदर ही अंदर चुभ रही थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार झरने की तरह गिर रहे थे। उसके दिल में अभी एक एक बातें तीर की तरह चुभ रही थी। वहीं दक्ष गुस्से में ये सब बोले जा रहा था, उसे ये भी आवाज़ नहीं था कि वो क्या बोले जा रहा है। वहीं आरोही से जब ये सब सुना नहीं जाता तो धीरे से दक्ष से दूर होने लगती है। इससे पहले कि वो दक्ष से दूर होती, उससे पहले ही दक्ष उससे दूर होकर तुरंत अपने लंबे कदमों के साथ वार्ड के अंदर जाता है और वार्ड का डोर अंदर से बंद कर देता है। वहीं आरोही हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठे हुए बस रोए जा रही थी।
वो यही सोच रही थी कि क्या हो गया, अभी कुछ देर पहले तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक क्या हो गया। भगवान से ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए वो बोले जा रही थी और खुद को कोसते हुए बोल रही थी कि मैं किसी को खुशियां नहीं दे सकती। इस वक्त भी वो दक्ष को कोई दोष नहीं दे रही थी। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और सुबह सभी फैमिली मेम्बर को भी पता चल जाता है कि पंखुड़ी की ऐसी हालत हो गई। सभी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं। किसी को उसकी हालत देखी नहीं जाती है, पर आरोही सभी को संभालती है। इसी तरह से 2-3 दिन बीत जाते हैं और 2-3 दिन बाद डॉक्टर पंखुड़ी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर देते हैं, क्योंकि दक्ष ये ऑर्डर देता है कि वो अपनी बहन को घर लेकर जाएगा, वहीं सारी ट्रीटमेंट करवाएगा। डॉक्टर के कहने पर पंखुड़ी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दक्ष के पैलेस में सारी चीज़ों को एक रूम में इंतजाम कर दिया जाता है। अस्पताल की सारी चीज़, जो भी मशीन पंखुड़ी को लगी हुई थी, वो सभी उसे घर में अवेलेबल हो जाती हैं। दक्ष अपनी बहन पंखुड़ी के लिए एक नर्स को भी अपॉइंट करता है पंखुड़ी की देखभाल के लिए, ताकि वो पूरे टाइम उसकी केयर कर सके, और दक्ष ये सब कुछ अपनी निगरानी में ही देखता है। इस बीच दक्ष आरोही की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखता और ना ही उससे कभी बातें करता है। इसी तरह दिन बीतते लगते हैं और धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं। आफ्टर 1 मंथ, इसी तरह 1 महीने बीत जाते हैं और इस बीच में दक्ष आरोही के बीच कोई बात नहीं होती है। आरोही ने तो बहुत कोशिश की, पर दक्ष था कि खुद उससे दूर हुए जा रहा था। दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी और साथ ही साथ मन मुटाव भी बढ़ते जा रहे थे। हालांकि आरोही खुद को ही दोषी मानती थी, पर दक्ष था कि वो अपनी गलती को मान ही नहीं रहा था, कि जो कुछ भी आरोही को बोला वो गलत बोला था। पर दक्ष के दिल में जो आरोही के लिए प्यार था वो शायद धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था, उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो आपको आगे चलकर पता चलेगा। दक्ष था कि वो दिन भर ऑफिस में रहता था और रात को आकर अपनी बहन को देखकर जाकर ड्रिंक करने लगता। ये उसका डेली का रूटीन बन गया था। ऐसे ही आरोही को एक दिन अस्पताल से कॉल आता है। आरोही जो कि चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गई थी, तो उसे कॉल आता है कि वो कॉल पिक करते हुए हेलो बोलती है, तो दूसरी तरफ से डॉक्टर बोलते हैं कि मिसेस खन्ना, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यू आर गोइंग टू बी मदर। ये सुनते ही आरोही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर को बोलते थैंक यू डॉक्टर, ये कहते हुए तुरंत कॉल कट कर देती है। वो अपने पेट पर हाथ रखकर खुशी खुशी कहती है, वाओ, मैं माँ बनने वाली हूँ, और पेट पर हाथ फेरते हुए बोलती है, थैंक यू बेटा, माँ और पापा की लाइफ में आने के लिए। अब मुझे पता है तुम्हारे डैडा को कैसे मनाना है। ये कहकर वो तुरंत तैयार होती है और तैयार होकर दक्ष के ऑफिस के लिए उसके मॉम डैड से पूछकर वहाँ से निकल जाती है। वो कार में बैठकर गाना गुनगुना रही थी। वो मन ही मन बोलती है, अब मैं भी देखती हूँ आप मुझसे कब तक नाराज़ रहते हैं। मुझे पता है ये खुशखबरी मिलते ही आप झट से मुझे अपने सीने से लगा लेंगे। ये कहते हुए वो पूरे रास्ते जाती है। अब तक शाम के 7 बज गए हैं और उसे पता था कि दक्ष अभी ऑफिस में ही होगा, क्योंकि उसने उसके असिस्टेंट से कॉल करके सब कुछ पता कर लिया था। आरोही की कार जैसे ही ऑफिस से बाहर रुकती है, तो अचानक से वो देखती है कि दक्ष की कार में दक्ष बैठते हुए कहीं निकल रहा है। ये देखकर आरोही को थोड़ा अजीब लगा। वो तुरंत अपने कार में बैठती है और ड्राइवर से कहती है, आप उस कार का पीछा कीजिए। और न जाने क्यों आरोही को दक्ष का पीछा करते हुए डर लग रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो किसी तरह खुद को समझाती हुई बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या पता दक्ष जी वापस पैलेस जा रहे हो। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन जब वो देखती है कि दक्ष पैलेस ना जाकर दूसरे रास्ते से जा रहा है, उसे देखकर वो और अजीब सा लगता है। वो सोचने लगती है कि आखिर दक्ष जी कहाँ जा रहे हैं, और उसके मन में अजीब सा महसूस होने लगता है। वो सोचती है कि क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती। नहीं नहीं, वो मुझसे चाहे जितना भी नाराज हो, पर वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यही सोचती रहती कि अचानक ही दक्ष की कार एक बड़े से क्लब के सामने रुकती है। ये देखकर आरोही को थोड़ा अजीब लगता है, पर ड्राइवर के कार रुकते ही वो भी कार से निकलती है। वो दक्ष से छुपकर उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वहीं दक्ष क्लब में जाकर बार टेंडर के पास बैठकर ड्रिंक करने लगता है। वहीं आरोही चोरी से ये सब कुछ देखती रहती है कि दक्ष बिना किसी पर ध्यान दिए चुपचाप ड्रिंक कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसे यही लगता है कि काश सब कुछ ठीक रहता तो आज उन दोनों का रिश्ता कितना अच्छा होता, और जब खुशखबरी उसे सुनाती तो कितना खुशनुमा माहौल होता। शायद दक्ष खुशी के मारे पागल सा हो जाता। वो ये सब सोच रही होती है। वो कहती है, अगर मैं अभी जाकर गुड न्यूज़ बता दूँ तो माहौल खुशनुमा हो सकता है, पर मैं ऐसे गई तो उन्हें कैसा लगेगा। लेकिन कहती है, जो भी हो,
वो मेरे हस्बैंड हैं, उन्हें जानने का हक है। ऐसे ही खुद से बड़बड़ाती रहती है। ये सोचकर वो अपने कदम आगे बढ़ाती है, पर सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है और उसके आंखों से आंसू लगातार गिरने लगते हैं। वो वहीं टूट सी जाती है और वहीं लड़खड़ाती हुई नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो वो वॉल पर हाथ रखकर खुद को गिरने से रोक लेती है और क्लब के बाहर निकल जाती है। क्लब से बाहर आकर वो सुनसान रोड पर अकेले चलती रहती है और उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहता है। उसके आंखों के सामने बस एक ही सीन नाच रहा था। वही सीन उसे बेचैन कर रहा था। वो खुद से बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं था कि आप भी ऐसे निकलोगे। जैसे मैंने एक बार धोखा खाया, मुझे नहीं पता था कि आप भी मुझे धोखा दे दोगे। ये कहते हुए वो रोते हुए रोड पर चली जा रही थी। अचानक ही एक कार आती है और एक झटके में उसे मारकर आगे बढ़ जाती है। वहीं आरोही एक तेज चीख के साथ रोड की दूसरी तरफ जा गिरती है और चारों तरफ खून बिखर जाता है। 5 साल बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ लोग इकट्ठे बैठे थे। सभी आपस में कुछ ना कुछ बातें कर रहे थे और उन सभी को किसी का इंतजार था। तभी उन सभी में से एक आदमी बोला, मिस्टर खन्ना, आजकल बहुत ही खतरनाक होते जा रहे हैं। अब तो उनके गुस्से का कोई लेवल ही नहीं रह गया। ना जाने आज वो हमारी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि अब तक उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। वो जल्दी किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट नहीं करते। तभी उस इंसान के बगल में बैठा दूसरा इंसान बोला, यू आर राइट। ना जाने उन्हें क्या हो गया है। वो बहुत ही चूजी हो गए हैं और बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई भी प्रोजेक्ट जल्दी पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर हमारी उनके साथ डील हो गई तो हमारी कंपनी को फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी से हम मिल गए तो हमारी कंपनी भी ऊंचाइयों में गिनी जाएगी। तभी पहले वाला इंसान बोला, यू आर राइट, इसलिए तो मैं यहाँ इसी इरादे से आया हूँ। मे बी उन्हें हमारा प्रोजेक्ट पसंद आ जाए। अभी वे सभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि तब तक अचानक कॉन्फ्रेंस रूम का डोर ओपन हुआ और एक रौबदार पर्सनालिटी वाला इंसान रूम में एंटर किया। लंबी चौड़ी पर्सनालिटी, नीली आंखें, मेसी हेयर, पतले होठ, लंबे नाक और दूध जैसा गोरा रंग। जैसे ही सबने उस इंसान की तरफ देखा, वे सभी तुरंत अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। तुरंत बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना। ये इंसान कोई और नहीं, दच खन्ना था। सभी ने दच को ग्रीट किया, पर दच सभी को इग्नोर करके वहीं कॉन्फ्रेंस रूम के हेड चेयर पर जाकर बैठ गया। वहीं दच के साथ रोहित यानी उसका असिस्टेंट भी था। वो भी चुपचाप दच के साथ चलकर आया था। दच के बैठते ही सभी लोग चुपचाप से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। दच के कुछ रिएक्ट ना करने पर लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि दच के इस रवैये की आदत हो गई थी। दच किसी को भी कुछ भी नहीं समझता था। तभी दच अपने हाथों के इशारे से मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कहता है। कुछ देर में मीटिंग स्टार्ट हो गई और वो मीटिंग लगातार 3 घंटे तक चली। अचानक ही दच जो कि बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। धीरे धीरे उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। वो वहीं गुस्से से टेबल पर हाथ मारते बोला, मीटिंग इज ओवर। ये कहते हुए तुरंत अपने चेयर से उठा और अपने सूट के बटन को ठीक करते हुए तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल कर जाने लगा। तभी एक आदमी पीछे से बोला, मिस्टर खन्ना, आपने बताया नहीं कि आपको हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगा। दस जैसे ही उस आदमी की आवाज़ सुना, वो अपनी तिरछी नज़रों से ही घूर कर देखा। तब वो आदमी डर से कांपने लगा और अपनी जगह पर सन्न सा रह गया। दस बिना कुछ बोले वापस मुड़ा और तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। वहीं उसके पीछे पीछे रोहित भी जाने लगा। वहीं उस आदमी के पास खड़ा दूसरा आदमी बोला, बेवकूफ़, तुम्हें इतना समझ नहीं आता। जब मिस्टर खन्ना ने मीटिंग इज़ ओवर बोला, इट मीन्स तुम्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया और वो इस डील को करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये सुनते ही वो आदमी सकपका गया और अपनी नज़रें इधर उधर करने लगा। तभी बाकी सब आदमी उसकी तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। तब उस आदमी को शर्मिंदगी फील होने लगी। वहीं दस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आया और अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए केबिन की तरफ बढ़ गया। केबिन में एंटर करते ही दस जैसे ही अपनी चेयर पर जाकर बैठा, उसके साथ आ रहा उसका असिस्टेंट जैसे ही कुछ बोलने वाला था, तभी दस अपने हाथ दिखाते हुए बोला, गेट लॉस्ट। ये सुनते ही रोहित जल्दी से वहां से चला गया। दक्ष जो कि पहले से ही गुस्से वाला था, वो आरोही के जाने के बाद से और भी ज़्यादा रूड और एरोगेंट वाला हो गया था। उसके गुस्से की अब कोई सीमा नहीं थी और वो छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करने लगा था, जिस कारण उसके ऑफिस के लोग उससे डरने लगे थे। वहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो दक्ष के सामने आ सके, क्योंकि जो भी उसके सामने आता था वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन जाता था। दक्ष अपने ऑफिस में ही नहीं बल्कि अपने घर वालों के साथ भी रूड और एरोगेंट था। वो किसी से भी मतलब नहीं रखता था, सबसे दूर दूर भागता था, किसी से बातें भी नहीं किया करता था। उसके चेहरे पर हर वक्त गुस्से के भाव रहते थे
और नाक तो हमेशा गुस्से से लाल रहती थी। उसकी आंखें हमेशा नशीली दिखाई देती थी। वो चेयर को दीवार से पीछे टिकाए हुए आंखें बंद करके बैठा था। तभी उसके सामने आरोही का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। आरोही को हंसना, उससे प्यार से बातें करना, वो सब देखकर शर्माना, ये सब एक रील की तरह उसके सामने एक एक करके आने लगा। ऐसा दच के साथ हमेशा होता था। जब भी वो अकेला रहता था तो उसकी आंखों के सामने हमेशा आरोही ही आ जाती थी। अभी आरोही का उससे दूर चले जाना याद आती ही वो एक झटके में अपनी आंखें खोला। उसकी आंखें धीरे धीरे सुर्ख हो गई थी और लाल हो गई थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और वो गुस्से से टेबल पर मारते हुए बोला, दिस इज़ नॉट फेयर। ये तुमने अच्छा नहीं किया वाइपी। यू डोंट नो हाउ मच आई पनिश यू। तुम नहीं जानती तुम्हें इसकी क्या सज़ा मिलेगी। बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ। ये कहते हुए वहीं टेबल पर लगे ड्रायर को खींचा और आरोही की फ़ोटो पर हाथ फिराए, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अपने हाथ फिरा रहा था, तभी केबिन का डोर ओपन हुआ। ऐसे अचानक किसी के डोर ओपन करने पर दर्ज गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से से लाल आंखों से जैसे ही डोर की तरफ देखा, तभी एक लड़की जिसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था, चेहरे पर काफ़ी मेकअप कर रखा था और बालों को खुला छोड़ रखा था, उसके डीप नेक थे जो कि काफ़ी रिवीलिंग थे। वो लड़की कमर को मटकाते हुए बड़ी स्टाइल से दज की तरफ आई। दज जैसे ही उस लड़की को देखा, वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करने लगा। तभी वो लड़की दज के पास आकर उसके सामने झुककर बोली, व्हाट हैपेंड अभी। दच उसे पूरी तरह से इग्नोर करके बोला, डोंट नो, आई एम ओके। ये सुनते ही उस लड़की ने कहा, ऐसा लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो, एक मिनट। ये कहते हुए उसने किसी को कॉल किया। थोड़ी देर में एक सर्वेंट अंदर आया और उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी। उस लड़की ने दच की तरफ उस कोल्ड ड्रिंक को बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसे पियो, तुम रिलैक्स फील होगा। तब दच ने इग्नोर करते हुए बोला, प्लीज़ रोनिका, आई डोंट लाइक इट। ये कहते हुए वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लिया, पर वो लड़की जिसका नाम रोनिका सिन्हा था, वो दच के बिल्कुल पास जाकर उसके चेहरे पर हाथ फिराकर बोली, प्लीज़, अभी किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए पी लो, तुम्हें बहुत रिलैक्स फील होगा। ये कहते हुए उस ड्रिंक को उसके होठों के पास लगा दिया और दच उसे पी गया। थोड़ी देर में उसकी आंखें भारी होने लगीं और वो नींद के आगोश में चला गया। वहीं रोनिका दच को इस तरह से नींद के आगोश में जाते देख उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। रोनिका अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए उसे ड्रावर की तरफ देख जिसमें आरोही की फ़ोटो रखी हुई थी। रोनिका आरोही की फ़ोटो को घूर कर देखते बोली, यू नो वाट, तुम वो कांटा हो जिसे निकालने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने हर वो काम किया जो मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम मेरे और दच के बीच में आ रही थी, तो तुम्हें इस दुनिया से जाना ही था। रही बात दच की, जिसकी यादों में तुम अभी भी बसी हो, तो मैं उसकी यादों से तुम्हें कुरेद कुरेद कर निकाल कर बाहर फेंकूंगी, क्योंकि दच सिर्फ मेरा है। ये कहते हुए वो आरोही की फ़ोटो पर अपने नाखून चुभाने लगी। उसके लंबे नाखूनों से उस फोटो पर स्क्रैचर आने लगे, जिसका आरोही का फ़ोटो खराब होने लगा। उस फोटो की तरफ देखकर रोनिका तेज तेज हंसते बोली, देखो ना, तुम्हारी क्या स्थिति है। ये सिर्फ एक नाखून लगाने से तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया। अब तुम सोचो, कभी तुम मेरे सामने आ गई तो मैं तुम्हारा क्या हंस करूँगी। और रही बात दच की, तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम जहाँ हो वहीं रहोगी तो सही सलामत रहोगी। लेकिन दर्श की चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि ही इज़ माइन। ये कहती वो तेज तेज हंसने लगी। आज के लिए इतना ही, बाकी कल के पार्ट में। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।